लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा नया नहीं है। वहाँ हमेशा से औरतें हिंसा का शिकार रही हैं। अब प्रवासियों को इसका जिम्मेदार ठहराना सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैलीमीना में जो हाल की हिंसा हुई है उसका महिलाओं की हिफाजत से कोई लेना देना नहीं है। ये सीधा सीधा नस्लवाद है। इस हिंसा के पीछे उन्हीं गुटों का हाथ है जिन पर पहले से यौन अपराधियों को पनाह देने के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर प्रवासी समुदायों को निशाना बनाने वाले संदेश फैलाए गए, पोस्टर लगाए गए जिनमें हमारी औरतों और ईसाई मूल्यों के नाम पर हमला करने की अपील की गई। इन सब की शुरुआत एक दर्दनाक घटना से हुई जिसमें 2 14 साल के लड़कों पर एक लड़की से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगा। कोर्ट में रोमानियाई दुभाषी बुलाए गए तो उग्र भीड़ ने प्रवासियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन पीड़िता के परिवार ने साफ कहा कि हिंसा से उन्हें और ज्यादा तकलीफ हुई है और वो चाहते हैं कि ये सब रुके। वो साफ कहती हैं समस्या प्रवासी नहीं है, समस्या है पितृसत्तात्मक सोच जो हर समाज, हर मजहब और हर रंग के मर्दों में मौजूद है। हकीकत ये है कि नॉर्दर्न आयरलैंड की औरतें दशकों से घर परिवार और संघर्ष की दोहरी मार झेलती आई हैं। सैकड़ों की हत्या हुई है और 2023-24 में ही 4000 से ज्यादा यौन अपराध दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नस्लीय नफरत में लगातार इजाफा हो रहा है और सियासी नेता जिम्मेदारी लेने की बजाय सारा इल्जाम प्रवासियों पर डालकर बच रहे हैं। लेखिका कहती हैं, क्या हम हर बार बाहरी लोगों को कोसकर अपनी ही समाज की गलतियों से मुंह मोड़ते रहेंगे? अल जजीरा में छपा ये लेख एक गंभीर चेतावनी है। यूरोप में नरसंहारों को नकारने की राजनीति चल रही है। इससे न सिर्फ अतीत के अपराधों को छोटा करके दिखाया जा रहा है, बल्कि मुसलमानों को दूसरा या खतरनाक बताकर नए अत्याचारों की जमीन तैयार की जा रही है। जैसे कि सबरेनिका में हुए मुस्लिमों के जनसंहार को झुठलाया जा रहा है। लेख में ऑस्ट्रेलियन लेखक पीटर हैंडके जैसे लोगों का जिक्र है जो सबरेनिका नरसंहार को भाइयों की लड़ाई जैसा बताकर उसके अपराधी चरित्र को छोटा करते हैं। लेखक का तर्क है कि ये सिर्फ इतिहास को तोड़ मरोड़ने की बात नहीं है, बल्कि भविष्य में होने वाली हिंसा को जायज ठहराने की तैयारी है। जैसे जैसे यूरोप में फॉर राइट राजनीति बढ़ रही है और मुसलमानों को बाहरी खतरनाक और अतिरिक्त जनसंख्या के रूप में पेश किया जा रहा है, वैसे वैसे डर बढ़ रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। लेख कहता है जैसे पहले यहूदियों को निशाना बनाया गया था, आज वैसा ही मुसलमानों के साथ हो रहा है और अगर इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया तो यूरोप फिर से एक बड़े नरसंहार की ओर बढ़ सकता है। अगर आज हम नरसंहार की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते तो हम कल फिर उसे दोहराने की चुपचाप तैयारी कर रहे हैं। डॉन अखबार के पूर्व संपादक का मानना है कि इजराइल ने ईरान पर हमला सिर्फ परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए नहीं किया, बल्कि उसका असली मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन है। ऐसी सरकार लाना जो इजराइल और उसके सहयोगियों के अनुकूल हो। ये युद्ध गाजा में फिलिस्तीनियों पे हो रहे अत्याचारों से ध्यान भटकाने का जरिया भी बन गया है। अमेरिका और यूरोपीय देश खुलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं, जिससे मध्य पूर्व और ज्यादा अस्थिर हो गया है। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहुद बराक ने भी माना कि ईरान को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता क्योंकि उसके कई परमाणु ठिकाने बेहद सुरक्षित हैं। अमेरिका अब तक जमीनी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये टकराव बढ़ा और ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार किया तो उसका पूरा इलाका युद्ध की आग में झुलस सकता है। लेख का निष्कर्ष साफ है, अगर कूटनीति और बातचीत की राह नहीं अपनाई गई तो ये टकराव न सिर्फ लाखों जिंदगियों को प्रभावित करेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर डालेगा। फादर्स डे के मौके पर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा ये लेख हमें एक बहुत प्यारी और जरूरी बात समझाता है कि पापा से जुड़ाव मुश्किल नहीं है, बस उन्हें समझने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। अगर आपके पापा कम बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। बहुत से पापा अपने जज्बात बातों से नहीं बल्कि अपने काम, मौजूदगी और जिम्मेदारी से जताते हैं। थेरेपिस्ट कहते हैं बात करने का इंतजार मत करो, खुद से शुरुआत करो। पापा जिन कामों में खुश रहते हैं जैसे बागवानी, खेल या गाड़ी साफ करना, वहाँ उनके साथ वक्त बिताओ। ऐसे में बातें खुद ब खुद निकलने लगती हैं। अगर आमने सामने बात करना मुश्किल लगे तो चिट्ठी लिखो, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो या ईमेल कर दो। पापा से सलाह मांगो, जैसे इस घर को खरीदना सही रहेगा क्या। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी राय को अहमियत देते हैं।
तो इस फादर्स डे पर कोशिश करें बातें चाहे कम हो लेकिन जुड़ाव दिल से हो, क्योंकि हर पापा अपने तरीके से प्यार जताते हैं, बस उन्हें समझने की जरूरत है। बीबीसी हिंदी ने रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गजा में युद्ध विराम की मांग करने वाले प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, लेकिन भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 149 देशों ने वोट दिया, जबकि भारत उन 19 देशों में शामिल रहा जिन्होंने मतदान से दूरी बनाई। बीबीसी के अनुसार भारत के इस कदम पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीखी आलोचना की है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे और सांसद प्रियंका गांधी ने इसे शर्मनाक और विदेश नीति की विफलता बताया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दक्षिण एशिया के अन्य सभी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान इस प्रस्ताव के समर्थन में थे, लेकिन भारत अलग थलग नजर आया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने बताया कि भारत संवाद और कूटनीति के रास्ते को ही समाधान मानता है, इसलिए उसने वोटिंग से दूरी बनाई। बीबीसी के मुताबिक कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारत हमेशा से शांति, मानवता और न्याय के पक्ष में खड़ा रहा है, लेकिन इस बार उसका रुख दुनिया में उसकी स्थिति को कमजोर करने वाला है। सोशल मीडिया पर भी विदेश नीति के जानकारों ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि भारत अब ना ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर पा रहा है और ना ही दक्षिण एशिया के देशों को अपने साथ ला पा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले साल दिसंबर में भारत ने गजा को मानवीय सहायता देने का प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन इस बार का फैसला विदेश नीति में एक स्पष्ट बदलाव की ओर इशारा करता है। द हिंदू अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया गया हालिया हमला न सिर्फ अवैध और लापरवाही भरा है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला है। यह हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही थी। यह हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही थी। इस एक तरफा हमले से बातचीत की उम्मीदों को तोड़ दिया है। संपादकीय के मुताबिक इजराइल को पता है कि अमेरिका उसका साथ देगा, इसलिए वो बार बार अपनी सीमाएं पार कर रहा है, चाहे वो गाजा हो, लेबनान हो, सीरिया हो या अब ईरान। द हिंदू ने साफ कहा है कि इजराइल इस वक्त एक दुष्ट राष्ट्र की तरह व्यवहार कर रहा है, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम या कूटनीतिक प्रक्रिया की परवाह नहीं कर रहा। अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो टकराव और बढ़ सकता है, जिससे न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी, खासकर भारत जैसे देश जिनके लाखों लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। अखबार ने इन हालात को बहुत गंभीर बताते हुए आह्वान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और इजराइल को संयम में लाने के लिए मिलकर कूटनीतिक प्रयास शुरू करने चाहिए। जनसत्ता में प्रकाशित तवलीन सिंह के लेख गरीबी की परतें में लेखिका ने सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर किया है। लेख की शुरुआत मुंबई के मरीन ड्राइव पर एक 12 साल की बच्ची से मुलाकात से होती है, जो सोलापुर से अकेले काम की तलाश में आई थी और अब फुटपाथ पर रहती है। ये अनुभव लेखिका को सोचने पर मजबूर करता है कि जब सरकार कहती है कि देश में अब बहुत कम लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो फिर ये बच्चे किस श्रेणी में आते हैं। लेखिका ने अपनी वर्षों की पत्रकारिता के अनुभव से कई ऐसे उदाहरण दिए हैं, जैसे ओडिशा के कालाहांडी में भूख से मरते बच्चे, मुंबई में फुटपाथ पर पलता बचपन, आदिवासी गांवों की हालत और मनरेगा में करोड़ों लोगों का नाम दर्ज होना, जो दिखाते हैं कि आंकड़े कुछ भी कहें, जमीनी सच्चाई अब भी बहुत भयानक है। वो सवाल उठाती हैं, जब देश की 80% आबादी को आज भी मुफ्त राशन की जरूरत है, तो क्या सच में गरीबी कम हुई है? अगर योजनाओं के ऐलान पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, तो इसका मतलब है कि गरीब अब भी बहुत है, बस उन्हें आंकड़ों में ढूंढना मुश्किल है। तवलीन सिंह ये भी कहती हैं, गरीबी खत्म करने का रास्ता सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को पुख्ता करना है। इस लेख में लेखिका ने आंकड़ों और हकीकत की परतें खोलते हुए साफ कहा है कि देश में गरीबी अब भी जिंदा है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। फादर्स डे पर अमर उजाला में निक्की मार्टिन का ये लेख एक अहम बात पर रोशनी डालता है कि पिता होना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, एक गहरी साझेदारी भी है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि बच्चों की परवरिश का ज्यादातर काम माँ ही करती है, लेकिन इस लेख में साफ कहा गया है कि पिता भी अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना और उनकी परवरिश में भागीदारी करना चाहते हैं, पर आर्थिक जरूरतें उन्हें अक्सर घर से बाहर रहने को मजबूर कर देती हैं। अमेरिका में एक सर्वे में 48% पिताओं ने कहा कि वे चाहते हैं कि वे भी बच्चों के साथ घर पर रह सकें। लेख में ये भी बताया गया है कि अगर पिता बच्चों के साथ शुरुआत से जुड़े तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। लेट्स माइक आज का अखबार में इतना ही। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।